प्लेटफॉर्म की इस सरजमी से यह आवाज है शहंशाह पंकज मिश्रा की। मेरे वीर जवानों, आज पढ़ाएंगे इतिहास में हम सिंधु घाटी सभ्यता की धरती से। आज हम इतिहास की शुरुआत करेंगे और पढ़ाने के क्रम में इस चीज को देखना है कि हम जो भी लेक्चर देंगे वह लेक्चर में ही याद हो जाना चाहिए। वह लेक्चर में ही याद हो जाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें हम। और हम पढ़ाने के बाद एक एक क्वेश्चन को पूछेंगे, इसका जवाब आपको देना होगा। और इस चीज को भी ध्यान रखना है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम शुरू करते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता पर जो हम प्रकाश डालने जा रहे हैं, और पढ़ाने के क्रम में आप हमसे जमीन प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। जमीन से लेकर आसमान तक आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखेंगे, जो हम पढ़ाएं, प्रश्न कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात को रखना है, जो हम पढ़ाएंगे उसी चीज को पढ़ना है। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा देंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता पर सेट बनाना है। जो भी हम पढ़ा देंगे, किसी भी एग्जाम का सेट बनाएंगे, आपसे सेट बनेगा और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भागेगा। अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए कॉपी से क्वेश्चन भाग गया तो निश्चिंत रहिएगा, पूरे सेंटर से वो क्वेश्चन भाग गया। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। जब संसार का प्रत्येक देश जब संसार का प्रत्येक देश अपनी अपनी सभ्यता पर इतरा रही थी, बल खा रही थी। जब संसार का प्रत्येक देश अपनी अपनी सभ्यता पर इतरा रही थी, बल खा रही थी, तो पूरी पूरी तरह से भारत की धरती पर खामोशी की वातावरण थी। इस खामोशी की वातावरण में भारत की धरती से निकली एक गूंज तो सारी दुनिया ने पूछ बैठी, बताओ भारत की धरती, तुम्हारी सभ्यता का क्या नाम है? भारत की धरती ने आसमान को देखते हुए जवाब दिया, हमारी सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमें विस्तृत जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। यद्यपि सिंधु सभ्यता काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है।
सिंधु सभ्यता काल के लेख को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के बारे में आधी जानकारी प्राप्त हो। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कहते हैं लिखने की तरीका को। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु सभ्यता काल में जो भी चीज लिखा जाता था चित्रनुमा लिखा जाता था और प्रत्येक चित्र का कुछ न कुछ अर्थ होता था, इसलिए सिंधु सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक कहा गया। सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु सभ्यता काल में आवश्यकता के अधिकांश सामान कांसे के बनाए जाते थे, इसलिए सिंधु सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। सिंधु सभ्यता के लिए समानतः 3 नामों का प्रयोग किया गया है: सिंधु की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता। प्रारंभ में इस सभ्यता को सिंधु की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहकर पुकारा गया। प्रारंभ में इस सभ्यता को सिंधु की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहकर इसलिए पुकारा गया क्योंकि विद्वानों को लग रहा था शायद इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु नदी के आसपास तक ही फैले हुए हैं, इसलिए विद्वानों ने प्रारंभ में इस सभ्यता को सिंधु की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहकर पुकारा। लेकिन उत्खनन जारी रहा। जब उत्खनन जारी रहा तो पाया गया इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु नदी के बाहर भी चारों तरफ मिलने लगे हैं। तो विद्वानों के बीच एक समस्या उभर कर आई, अरे भाई, हमने इस सभ्यता को सिंधु की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहकर इसलिए पुकारा था क्योंकि हमें लग रहा था शायद इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु नदी के आसपास तक ही फैले हुए हैं, इसलिए हमने इस सभ्यता को सिंधु की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहकर पुकारा। लेकिन जब इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु नदी के बाहर भी चारों तरफ मिलने लगे हैं तो हम इस सभ्यता को क्या कहकर पुकारें? विद्वानों ने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना। विद्वानों ने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त इसलिए माना क्योंकि सिंधु सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान से प्रारंभ हुई थी। सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियां थी, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है, तो वहीं मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के लिए एक नहीं बल्कि कई तिथि का निर्धारण किया गया है, लेकिन सिंधु सभ्यता की सर्मान तिथि मानी जाती है 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु सभ्यता की इस सर्मान तिथि का निर्धारण रेडियो कार्बन की C14 पद्धति के तहत की गई है। रेडियो कार्बन की C14 एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कोई वस्तु कितनी प्राचीन है, कोई वस्तु कितनी पुरानी है। यहाँ तक के सफर में कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपसे प्रश्न पूछने जा रहे हैं। इसके लिए 1 मिनट का टाइम देते हैं। कॉपी को भी तुम लिखाए नहीं, कॉपी या किसी तरह का स्रोत का सामना नहीं करें, उसे देखना नहीं है और जो हम बोलेंगे उसका प्रश्न का जवाब दें। हम प्रश्न उसी तरह से पूछेंगे जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 मिनट का टाइम। अगर आपके ब्रेन में कुछ भी है डिलीट कर दें, क्योंकि जो जवाब देंगे ये आपकी जिंदगी होगी। एक मिनट का टाइम। एकदम ब्रेन को शांत रखें। ये नहीं समझें कि ऑनलाइन में हम पढ़ रहे हैं, सर हमें नहीं देख रहे हैं। जब शहंशाह पंकज मिश्रा देखता है तो वह अमेरिका तक दिखाई देता है। पूछते हैं, प्रश्न कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता काल के लोग प्रश्न कर रहे हैं।
अपना अपना जवाब देंगे। सिंधु सभ्यता काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे, क्या उसे पढ़ा गया है? इसका आंसर होगा नहीं। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? जवाब देने का प्रयास करें, यहां हम लिख रहे हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता किस युगीन सभ्यता थी? हम पहला अक्षर लिखेंगे, पूरा आपको बोलना है। कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लिए समानतः कितने नामों का प्रयोग किया गया है? बताना है आपको। सिंधु सभ्यता के लिए समानतः कितने नामों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन देते हैं, 2, 3, 4, 5। सही आंसर होगा 3। वह 3 नाम कौन कौन है? सिंधु की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को किस नाम से पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया है? सिंधु सभ्यता को किस नाम से पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सिंधु सभ्यता को किस नाम से पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया है? हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया। सिंधु सभ्यता की कितनी राजधानियां थी? मुख्यतः मुख्यतः जो मान्य है, सिंधु सभ्यता की कितनी राजधानियां थी? 2। कौन कौन? कौन कौन? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा किस देश में है? हड़प्पा किस देश में है? पाकिस्तान में। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो किस देश में है? पाकिस्तान में। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी जाती है? 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि का निर्धारण किया गया है रेडियो कार्बन की C14 पद्धति। सिंधु सभ्यता का एक डेटा आपको यह भी मिलेगा, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व, यह भी डेट मिलेगा। क्योंकि सिंधु सभ्यता के लेख नहीं, कई तिथि का निर्धारण किया गया, जिसमें एक डेट यह भी मिलेगा, लेकिन यह मान्य नहीं है। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी जाती है 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि का निर्धारण रेडियो कार्बन की C14 पद्धति के तहत की गई है। यहां तक के सफर में कोई दिक्कत है तो वीर जवानों, प्लेटफॉर्म की सरजमी से या आवाज सहंसा पंकज मिश्रा की आप पूछ सकते हैं। बातचीत के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब फिर सुनिए, आगे बढ़ते हैं हम।
अब देखें कौन कौन लिख रहे हैं। अब देखें यहाँ पर, और देख रहे हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जब अवलोकन करते हैं हम, तो ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता वहां की नगर निर्माण योजना थी। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, और सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता वहां की नगर निर्माण योजना थी। जब हम सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण योजना का अवलोकन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता काल में नगरों का निर्माण विधिवत रूप से नक्शा बनाकर किया जाता था। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से दो तरह के मकान मिले हैं, बड़े मकान एवं छोटे मकान। बड़े मकान को देखकर लगता है इस तरह के मकान में समाज के अमीर लोग रहते होंगे, तो वहीं छोटे मकान को देखकर लगता है इस तरह के मकान में समाज के गरीब लोग रहते होंगे। सिंधु सभ्यता काल में प्रत्येक मकान में एक आंगन, रसोई घर, नालियां एवं शौचालय होते थे। सिंधु सभ्यता काल में मकान के निर्माण में समानतः पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता काल में मकान का निर्माण सड़क के दोनों ओर सिंधु सभ्यता काल में मकान का निर्माण सड़क के दोनों ओर कतारों में किया जाता था, और इस पद्धति को हम ग्रिड पद्धति के नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता काल में सड़क का जो निर्माण होता था, तो सड़क के निर्माण के समय सड़क के बीच का भाग उठा हुआ होता था, तो बगल का भाग ढलुआ होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंधु सभ्यता काल के लोगों को इस बात की जानकारी थी, बारिश के समय सड़क पर पानी रुकने से सड़क टूट जाती है। इसलिए सिंधु सभ्यता काल में सड़क के निर्माण के समय इस बात को ध्यान रखा जाता था कि बीच का भाग उठा हुआ हो और बगल का भाग ढलुआ हो। सिंधु सभ्यता काल की जब हम बात करते हैं, सिंधु सभ्यता काल में नगरों की रक्षा हेतु उसे चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता था। दीवारों के निर्माण में समानतः कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। उसे मजबूत स्वरूप देने के लिए बाहर से पकी हुई ईंटों का सहारा दिया जाता था। एक बार प्रश्न करते हैं हम, और हम जिस स्टाइल से पढ़ा रहे हैं, और आपको लगे कि सर ऐसा कर दें और तो मेरे लिए और बेटर हो सकता है, आप अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आपका विचार लगेगा सही में अच्छा है, उसे हम लागू कर देंगे। प्रश्न कर रहे हैं हम आपसे, सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी? इसका सही आंसर है सिंधु सभ्यता एक, जल्दी दीजिए आंसर जवाब। सिंधु सभ्यता, प्रश्न हम कर रहे हैं, सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी? इसका सही आंसर का हम जवाब देखना चाहते हैं। अगर सही जवाब देते हैं तो इसका मतलब यह है भारत जैसे देश की मुस्कुराहट आप हैं। हौसला गिरने मत दीजिए। सही आंसर वाले का नाम है, क्या दे हैं, उत्तम पॉल। और वेरी गुड उत्तम पॉल जी, आज हम आपने हमें जीत लिया है। और हर्षल अग्रवाल जी, सही आंसर आपका है। अरे आगे बढ़े, 2 कदम पर मंजिल है। इतना टैलेंट आप में है, आप अपने टैलेंट को पहचानिए। आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु सभ्यता की जब हम बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से कितने तरह के मकान मिले हैं, बड़े एवं छोटे। आपको यह बताना है छोटे मकान में किस तरह के लोग रहते थे। आंसर का हम जवाब ढूंढ रहे हैं, देखते हैं इसका जवाब कौन देते हैं। छोटे मकान में किस तरह के लोग रहते थे, यह सोचकर भी दे सकते हैं आप। छोटे मकान में किस तरह के लोग रहते थे? वेरी गुड, सही आंसर वाले का नाम है हर्षल अग्रवाल जी। आप ही जवाब देंगे, अपने दोस्त को भी कहें जवाब देने के लिए। तो फिर ये बताएं कि बड़े मकान में किस तरह के लोग रहते थे। सही आंसर
समय कम है। बड़े मकान में किस तरह के लोग रहते थे? बड़े मकान में किस तरह के लोग रहते थे? छोटे मकान में गरीब लोग रहते थे और बड़े मकान में किस तरह के लोग रहते थे? समाज के अमीर लोग। इसका सही आंसर है उत्तम पॉल रिच। काश हम आपको देख पाते। हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता काल में, ये क्वेश्चन इस बार पूछने जा रहे हैं एनटीपीसी में, गलती नहीं करेंगे आप। अगर इसका जवाब दे देते हैं आप तो फिर मेरा वादा है जो कहेंगे उस तरह से कर देंगे। सिंधु सभ्यता काल में मकान के निर्माण में समानतः किस तरह के ईंट का प्रयोग किया जाता था? सिंधु सभ्यता काल में मकान के निर्माण में समानतः किस तरह की ईंट का प्रयोग किया जाता था? हम ऑप्शन देने जा रहे हैं आपको। सिंधु सभ्यता काल में मकान के निर्माण में समानतः किस तरह की ईंट का प्रयोग किया जाता था? इसका हम ऑप्शन देने जा रहे हैं। अरे ऑप्शन देने से पहले ही आप आंसर दे रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है। इसका सही जवाब होगा पकी हुई ईंट। सिंधु सभ्यता काल में सड़क के दोनों ओर कतारों मकान बनाए जाते थे। इस पद्धति को क्या कहा गया है? इस पद्धति को क्या कहा गया है? सही आंसर जल्द दें, 2 कदम पर मंजिल है। सड़क के दोनों ओर कतारों मकान बनाए जाते थे। इस पद्धति को क्या कहा गया? इस पद्धति को क्या कहा गया? वेरी गुड आंसर। हर्ष अग्रवाल जी अपने दोस्त को भी कहें आंसर देने के लिए। सही मायने में जिंदगी वह है स्वयं आगे नहीं बढ़े, जिंदगी उसे कहते हैं आसपास को भी बढ़ाना सीखें। ग्रिड पद्धति। और ग्रिड पद्धति, सड़क के दोनों ओर कतार मकान बनाए जाते थे। आज पूरे दुनिया में आंदोलन चल रही है कि सड़क एक समस्या है, सड़क की समस्या है, भीड़ है, यातायात दिक्कत हो रही है, जाम लग रहा है, कारण था सड़क। लेकिन ये चीज जो आज हम उठा रहे हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ही प्रारंभ हो चुकी थी। सड़क की महत्ता दी गई। सड़क के दोनों ओर कतार मकान बनाए जाते थे, जो इसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। और ग्रिड पद्धति में एक यह भी विशेषता थी, जो छत जो बनता था वो बीच में खोखला होता था, उठा हुआ होता था, ताकि भूकंप अगर कुछ भी आए तो लोग को क्षति ना हो। इतना ही नहीं, सिंधु सभ्यता काल के लोग साफ सफाई पर भी ध्यान देते थे। इसलिए सड़क के दोनों ओर कतारों में कूड़ादान बना होता था और नगर के सारे कचरे कूड़ादान में रखे जाते थे और कूड़ादान को ढकने की व्यवस्था थी। इस प्रकार सिंधु सभ्यता काल में साफ सफाई पर जितना बल दिया गया, इतना ध्यान तत्कालीन किसी सभ्यता में नहीं दिया गया था। प्रश्न कर रहे हैं हम, सिंधु सभ्यता काल में नगरों की रक्षा हेतु उसे चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता था। दीवारों के निर्माण में किस तरह की ईंट का प्रयोग किया जाता था? प्रश्न है, सिंधु सभ्यता काल में नगरों की रक्षा हेतु उसे चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता था। दीवारों के निर्माण में किस तरह के ईंट का प्रयोग किया जाता था? जरा सोच कर इसे जवाब देंगे, इसे सोचकर जवाब देंगे। सिंधु सभ्यता काल में नगरों की रक्षा हेतु उसे चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता था और दीवारों के निर्माण में किस तरह की ईंट का प्रयोग किया जाता था? वेरी गुड, कच्ची ईंट। सही आंसर है उत्तम पॉल। और लेकिन आगे का प्रश्न है, इसे मजबूत स्वरूप देने के लिए किस तरह के ईंट का सहारा दिया जाता था? इसे मजबूत स्वरूप देने के लिए किस तरह के ईंट का सहारा दिया जाता था? इसे जवाब दे दें, 100% हो जाएगा। इसे मजबूत स्वरूप देने के लिए किस तरह के ईंट का सहारा दिया जाता था? पक्की पक्की। ठीक है, नौकरी हो जाए तो आप हमें भी बताएंगे, उत्तम पॉल और हर्ष साहब। उत्तम पॉल और हर्ष साहब, नौकरी हो जाए तो आप हमें भी बताएंगे। और ज्वाइन करते समय आप जो ड्रेस पहनकर ज्वाइन करेंगे वो ड्रेस हमारे पसंद की होनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक थी। टेंशन मुक्त हो जाएं। सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक का अर्थ होता है समाज में महिलाओं की प्रधानता थी। सिंधु सभ्यता काल के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ गेहूं एवं जौ था।
सिंधु सभ्यता के उत्खनन से दो तरह की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से दो तरह की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, मानव की एवं पशु पक्षियों की। मानव की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, मानव की जो मूर्तियां प्राप्त हुई है, मानव की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वह ठोस हैं। मानव की जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वह ठोस हैं, तो वहीं पशु पक्षियों की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वह खोखली हैं। तो मानव की मूर्ति को ठोस इसलिए कहा गया क्योंकि वह बीच में भरा हुआ है, इसलिए मानव की मूर्ति को ठोस कहा गया। तो वहीं पशु पक्षियों की मूर्ति को खोखली इसलिए कहा गया क्योंकि वह बीच में खाली है। सिंधु सभ्यता काल के लोग मृतकों का संस्कार, यानी मरे हुए लोगों का, सिंधु सभ्यता काल के लोग मृतकों का संस्कार तीन तरीके से करते थे। वह है पूर्ण समाधि, अर्ध समाधि एवं अग्नि संस्कार। पूर्ण समाधि उसे कहा गया जब, मेरे लिए बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, पूर्ण समाधि यहां काम, पूर्ण समाधि उसे कहा गया जब मरे हुए व्यक्ति के शरीर को संपूर्ण रूप से धरती में गाड़ दिया जाए और साथ में आवश्यकता की वस्तुएं भी रख दी जाए, इस तरह के समाधि को पूर्ण समाधि कहा गया। आज भी हम देखते हैं हमारे घर में, समाज में अगर कोई मरता है तो हम दान वही चीज ज्यादातर करते हैं जो मरने वालों को पसंद होता है। सिंधु सभ्यता काल में पूर्ण समाधि उसे कहा गया कि मृतकों के शरीर को संपूर्ण रूप से धरती में गाड़ दिया जाता था और साथ में आवश्यकता की वस्तुएं भी रख दी जाती थी। इसी को देखकर ऐसा लगता है, हमें नहीं, विद्वानों को लगता है शायद सिंधु सभ्यता काल के लोग पूर्व जन्म में विश्वास करते थे। अर्ध समाधि उसे कहा गया जब मरे हुए व्यक्ति के शरीर को खुला फील्ड में छोड़ दिया जाए। मरे हुए व्यक्ति के शरीर को खुला फील्ड में छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए। पशु पक्षियों के खाने के बाद जो शेष भाग बचता था उसे धरती में गाड़ दिया जाता था। इसे हम अर्ध समाधि के नाम जानते हैं। अग्नि संस्कार उसे कहा गया जब मरे हुए व्यक्ति के शरीर को अग्नि में जलाया जाए और उससे जो राख प्राप्त होता था उसे धरती में गाड़ दिया जाता था या जल में प्रवाहित कर दिया जाता था। इस तरह के समाधि को अग्नि संस्कार कहा गया। अब बारी आ गई है प्रश्न पूछने की। प्रश्न करते हैं, आपको प्रश्न का जवाब देना है। सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक का अर्थ होता है समाज में महिलाओं की क्या थी? समाज में महिलाओं की क्या थी? सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक थी। इसका अर्थ होता है समाज में महिलाओं की। सही आंसर जल्दी डालें, हम जान रहे हैं आपको। सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक थी। इसका अर्थ होता है समाज में महिलाओं की प्रधानता थी। समाज में महिलाओं की प्रधानता थी। इज्जत, सही चीज लिखे हैं आप, सही चीज लिखे हैं, इंपॉर्टेंस सही है। उत्तम जी और हर्ष साहब दो ही जवाब दे रहे हैं। क्या मेरे जवानों की संख्या कम हो गया है? आगे, सिंधु सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता काल के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था? सिंधु सभ्यता काल के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था? बताना है, हम ऑप्शन आपको देंगे। सिंधु से हम पहला अक्षर लिखेंगे, पूरा उसे आप करेंगे। सिंधु सभ्यता काल के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ था, याद पारिए, यहां से शुरू होता है आंसर। सिंधु सभ्यता काल के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था? गेहूं एवं जौ सही आंसर है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से दो तरह की मूर्तियां मिली हैं, मानव की एवं पशु पक्षियों की। मानव की मूर्तियां कैसी हैं? मानव की मूर्तियां कैसी हैं?
देखिए यहाँ पर फिगर है, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से दो तरह की मूर्तियां मिली है, मानव की एवं पशु पक्षियों की। मानव की मूर्तियां कैसी हैं? ठोस या खोखली? मानव की मूर्तियां कैसी हैं? ठोस या खोखली? वेरी गुड, सॉलिड, वेरी उत्तम जी, अच्छा है जवाब। और मानव की जो मूर्तियां मिली हैं वो ठोस हैं। तो मानव की मूर्ति को ठोस क्यों कहा गया? क्योंकि वह बीच में भरा हुआ है। तो वहीं पशु पक्षियों की मूर्ति को खोखली क्यों कहा गया? क्योंकि वह बीच में खाली है। आगे का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता काल के लोग मृतकों का संस्कार कितने तरीके से करते थे? सिंधु सभ्यता काल के लोग मृतकों का संस्कार कितने तरीके से करते थे? कितने तरीके से करते थे? सही आंसर दें, क्या हम ऑप्शन देना पड़ेगा? सिंधु सभ्यता काल के लोग मृतकों का संस्कार कितने तरीके से करते थे? कितने तरीके से करते थे? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। सिंधु सभ्यता काल के लोग मृतकों का संस्कार कितने तरीके से करते थे? सही आंसर है, सही आंसर है, बहुत देर के बाद और हमें मिल रहा है ये। हर्ष साहब और उत्तम साहब तो देते ही हैं, और ये भी दिए हैं अनुराग जी, आप दिए हैं, आपका भी आंसर सही है। और इसी तरह से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बना रहे, आपकी मुस्कुराहट ही देश की धड़कन हो सकती है। आगे हम बढ़ते हैं। यह हमें बताएं कि सिंधु सभ्यता काल की में 3 तरह की समाधि थी, यानी मृतकों संस्कार 3 तरीके से किए जाते थे। पूर्ण समाधि, पूर्ण समाधि उसे कहा गया जब मरे हुए व्यक्ति के शरीर को संपूर्ण रूप से धरती में गाड़ दिया जाए और साथ में आवश्यकता की वस्तुएं भी रख दी जाए। इस तरह के समाधि को पूर्ण समाधि कहा गया। जब साथ में आवश्यकता की वस्तुएं रख दी जाती थी, इसी को देखकर विद्वानों का मानना है शायद सिंधु सभ्यता काल के लोग पूर्व जन्म में भी विश्वास करते थे। अर्ध समाधि उसे कहा गया जब मरे हुए व्यक्ति के शरीर को खुला फील्ड में छोड़ दिया जाए और कुछ समय के बाद पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे हुए भाग को धरती में गाड़ दिया जाए। इस तरह के समाधि को अर्ध समाधि कहा गया। और अग्नि संस्कार उसे कहा गया जब मरे हुए व्यक्ति के शरीर को अग्नि में जला दिया जाए और उससे जो राख प्राप्त हो, उस राख को धरती में गाड़ दिया जाए या जल में प्रवाहित कर दिया जाए। इसे अग्नि संस्कार कहा गया। क्योंकि आज पहला क्लास है और मेरा उद्देश्य रहता है, आप कहीं पता कर सकते हैं लाइफ में अभी तक जो भी पढ़ाए, और विद्यार्थी से बड़ा संपत्ति कुछ नहीं होता, और विद्यार्थी से बड़ा मुस्कुराहट अगर वो हंस दे तो मेरा मानना है देश 100 कदम आगे बढ़ जाता है। और इस मुस्कुराहट को हम कायम रखना चाहते हैं। आज पहला क्लास है मेरे दोस्त, मेरे हमदम, इसलिए आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, धीरे धीरे स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे। और विश्वास रखें, इतिहास आपके जुमा पर होगी। जब दुनिया वाले आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो आप कहेंगे मेरा नाम बाबर है। इस तरह से इतिहास पढ़ा देंगे। रटने की आवश्यकता नहीं है, सारे चीज आपके जुमा पर होंगे। इतिहास की टेंशन ना लें, इतिहास का कमान हमने संभाला। और नोट्स आप जानते हैं, विद्यार्थी की बात को सबसे ज्यादा हम समझते हैं। आपको होता होगा सर नोट्स हमें दें, मटेरियल दें। हम ऐसा मटेरियल आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि दुनिया का कोई भी एग्जाम देंगे उससे क्वेश्चन नहीं भागेगा, और इतना बेहतरीन तरीका से लिखा रहेगा कि एक बार पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा। वो हमारी भाषा और शैली में होगी। थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि आज तक हम मटेरियल देखकर नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए हम मटेरियल कभी बनाए नहीं। मटेरियल देखकर हम आज तक पढ़ाए नहीं, इसलिए मटेरियल कभी बनाए नहीं। हाँ, हम बहुत जगह पढ़ाए हैं। मेरे जवान के पास जो बेटर हैंड राइटिंग होगा, जो अच्छे तरीका से लिखा होगा, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे एक एक चीज को। और इसी तरह से जैसे हम पढ़ाए हैं, आप अपने विचार को व्यक्त करते जाएं। जैसे कि मेरा स्टाइल रहा है कि हम पूरा पढ़ाने के बाद हम पूछते हैं लड़का को, जब 100% जवाब मिलता है क्लास में, हम तभी आगे बढ़ते हैं। यही टेक्निक हम आपके साथ अपनाए हैं। यहाँ पर हम प्रोफेशनली नहीं जुड़ते हैं, पढ़ाना में प्रोफेशनली नहीं, हम यहाँ दिल से जुड़ते हैं। और
इस टेक्निक के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो दिल खोलकर आप हमें कह सकते हैं। हम आपके साथ हैं। बातचीत को विराम देते हैं, फिर कल आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।